वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग 11 जनवरी के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे। बाकी जितने भी दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स थे वीकली वाले, वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। प्लेसेस इन न्यूज अपलोड हो चुका है, जाके जरूर देखना। नवंबर महीने का, अक्टूबर महीने का हो चुका है, दिसंबर का भी जल्द हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये है हमारे दिए गए नंबर्स, इन पे कॉल करके आप पीडीएफ को भी आराम से ले सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं आज के आर्टिकल्स को, तो देखिए ये है कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमारे, जिसमें सबसे पहला आर्टिकल है रीडिफाइनिंग प्रोस्टिट्यूशन लॉ। जो वैश्याकृति है उसके कानूनों के लिए नई नई डेफिनेशंस जो आई हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रिवेसी एंड पावर, इंडिया और न्यू पाकिस्तान की अभी न्यूक्लियर ट्रीटीज हुई हैं उसके ऊपर। इंडियन टॉयज, लक्षद्वीप का तो आपको पता ही ऑलरेडी, लक्षद्वीप में कितना ज्यादा क्या क्या चीजें हो रही हैं वो मेरे हिसाब से काफियों को पता होगा। और फिर चीता, लास्ट में दो क्वेश्चंस भी करेंगे। राइट। तो सबसे पहला है प्रोस्टिट्यूशन लॉ। क्योंकि अभी केरला के हाई कोर्ट ने ये बोला है कि वेश्यालय में किसी भी ग्राहक पर अनैतिक तस्करी के तहत आरोप लगाया जा सकता है। राइट। इमोरल ट्रैफिकिंग होता है, जिसके अंदर असल में होता क्या है, ये गलत तरीके से तस्करी करना, अनैतिक तरीके से, कि महिलाओं को बुरे कामों के लिए तस्करी के मतलब तस्करी करवाना, महिलाओं की तस्करी कराना। और इस पूरे अधिनियम जो 1956 का ऑलरेडी चल रहा है उसमें ऐसा बोला गया कि वेश्यालय जो ब्रॉथल होता है वो एक ऐसी जगह होती है जहां पर किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए दो या दो से अधिक वेश्याओं के पारस्परिक लाभ के लिए यौन शोषण या दुर्व्यवहार के लिए उपयोग की जाने वाली जगह है। राइट। और अगर कभी भी कोई यहाँ पर वैश्याकृति के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति का उपार्जन करता है, मतलब प्रोस्टिट्यूशन करता है, प्रोक्योर करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर धारा 5 के तहत उसको दंड यहाँ पे दिया जा सकता है। अभी क्या हुआ था केस ये वाला, एक पर्सन है जिसको वैश्यालय में ग्राहक के रूप में पाया गया था, जिसके लिए उसको गिरफ्तार किया गया है। और उसने ये बोला कि भाई वो तो एक ग्राहक है, तो उसको अनैतिक व्यापार के लिए यहाँ पर क्यों रखा जा रहा है, तो ये गलत है। अनैतिक व्यवहार आप वहां जाके कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो अनैतिक व्यवहार की उसमें काउंट नहीं किया जाए। ठीक है ना। तो इस चक्कर में यहाँ पर केरला के हाई कोर्ट ने रूलिंग दी है कि उपार्जन शब्द की व्याख्या करी जिसमें इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी भी महिला का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसके लिए ये चीज बोली गई है। राइट। वेश्यालयों के संचालक जितने भी हैं वो यहाँ पर वेश्याकृति के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए उपार्जन करते हैं, हायर करते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो वो अगर हायर करते हैं तब भी वो इसी गिल्ट के उसमें ही काउंट किए जाएंगे। राइट। तो यहाँ पर क्रिमिनल लायबिलिटी को यहाँ पे समझाया जा रहा है, सेक्स वर्कर्स को प्रोटेक्शन दी जा रही है सरकार द्वारा, और सरकार हस्तक्षेप यहाँ पे कर रही है। और अगर किसी के साथ ऐसा गलत होता है तो उसके लिए रिहैबिलिटेशन और सपोर्ट दिया जाएगा, उसके लिए अवेयरनेस और एजुकेशन रखी जाएगी। तो ये वाला एक पूरा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको दिमाग में रखना है। ठीक है। अगला आता है यहाँ पर प्रिवेसी एंड पावर। अभी जो एक केस था जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें इनकम टैक्स की सर्च के ऊपर बात की गई थी, इसमें ये बोला गया था कि आयकर खोज जो करते हैं यहाँ पर, वारंट का उपयोग ना केवल बहुत सोच समझ कर किया जाना चाहिए बल्कि विस्तृत न्यायिक समीक्षा के अधीन भी रखा जाना चाहिए। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पर अभी आप लोग जानते भी हैं कि हमारे पास निजता का अधिकार है, राइट टू प्रिवेसी है, वो हमारा फंडामेंटल राइट है। 2017 में जो 9 जजेस की बेंच बैठी थी उन्होंने यहाँ पर इसको राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था, और ये बोला था कि भाई हर एक व्यक्ति को संवैधानिक संवाद के केंद्र में रखा जाएगा और गोपनीयता बनाई रखी जाएगी। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। और इन सब के बावजूद भी जो है हमारे कानूनों का अनुपालन जो है वो इस प्रकार से होता है कि जिसमें सारे अधिकार जो है वो ना कार्यपालिका के पास है। राइट। कार्यपालिका हमारी एग्जीक्यूटिव होती है, जिसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, हमारे सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। तो यहाँ पर जो भी स्टेट होगी
वो कोई भी तलाशी कर सकती है, जब्ती कर सकती है। उन अधिकारों को केवल सामाजिक सुरक्षा के उपकरण नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि अनुपातिकता के सिद्धांत पर भी उनको समझा जाना चाहिए। इसमें एक रूल आता है जिसे कहते हैं वेडनेसबरी रूल। यहाँ पर पुट्टासामी केस के बाद वेडनेसबरी रूल को यहाँ पर जो है वो रिपील कर देना चाहिए जब फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत हाई स्टैंडर्ड है, जहां पर भी कोई भी कार्यकारी कार्यवाही के दौरान कानून का शक्ति का पालन किया जाता है, प्रिवेसी यहाँ पर बना बचा के रखी जाती है। वो हमारा फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल में, आप लोग बताइएगा ये चीज। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो है, मतलब प्रिवेसी लॉ है, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि लोगों की व्यक्तिगत गोपनीयता बना के रखना भी मुश्किल हो जाता है, और लैंडमार्क जजमेंट्स इसी के थ्रू आगे बढ़ती है। और इन सब चीजों के तहत ही जो है, और बाहर की जो कंट्रीज है वो भी हमसे इन्फ्लुएंस होती है, जैसे कि केन्या की कंट्री जो है, अफ्रीका की, वो यहाँ पर बायोमेट्रिक डेटा को कंपलसरी कर रही है। तो वो भी इसी के तहत, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी आधार और प्रिवेसी जैसी चीजों को रखा जाता है, राइट। थर्ड आर्टिकल है इंडिया और पाकिस्तान की न्यूक्लियर ट्रीटीज, क्योंकि अभी जो है 1 जनवरी को ही इंडिया और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ट्रीटीज के ऊपर अग्रीमेंट्स को वापस से एक्सचेंज किया है। ये हर बार होता आ रहा है, ये अग्रीमेंट बहुत पुराना साइन है। साइन तो इसको 1988 में किया गया था, पर 1991 से लेकर 2023 तक हर साल न्यू ईयर पर इंडिया और पाकिस्तान का न्यूक्लियर ट्रीटीज का अग्रीमेंट में वापस से चेक किए जाते हैं, एक्सचेंज होता है नई दिल्ली और इस्लामाबाद में। नई दिल्ली भारत की कैपिटल, इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल। एक्सचेंज की जाती है, लिस्ट यहाँ पर एक्सचेंज की जाती है। इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ही ऐसी कंट्री है जिन्होंने नॉन प्रोफिलेरियन ट्रीटी को अभी तक भी साइन नहीं किया है, आप जानते हैं इस चीज को। और हर बार यहाँ पर न्यूक्लियर रिलेटेड फैसिलिटीज यहाँ पे साइन की जाती है कि कभी भी दोनों एक कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर वॉर नहीं करने वाले हैं। और यहाँ पर दोनों कंट्रीज एक दूसरे को ये बताती है कि हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज, न्यूक्लियर प्लांट्स कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ पे हैं। तो पूरी जो भी डिटेल्स होती है ना, वो पूरा एक दूसरे को यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। और ये बोला जाता है कि हम लोग ना तो एक दूसरे पे अटैक करेंगे, ना ही कोई और कंट्री कर रही है तो उसमें साथ देंगे। ठीक है, हम एक दूसरे की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे कभी भी अटैक करने नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम अटैक ही नहीं करेंगे, इसमें ऐसा नहीं बोला गया कि हम अटैक ही नहीं करेंगे। इसका ये मतलब है कि न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। न्यूक्लियर ट्रीटी है ना, इसमें न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जहां पे हो रखी है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज जहां पे है, वहां पे हम लोग अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, तो 1992 से लेकर के अब तक करीब 20 साल हो गए हैं, 20-21 साल हम लोग ये ट्रीटीज को एक्सचेंज करते आए हैं, अपनी लिस्ट बताते आए हैं। वही मैं बात करूं इंडिया और पाकिस्तान के डिस्प्यूट, तो वो आप सभी लोग जानते हैं, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कितने सारे मसले हैं। जैसे कि सबसे बड़ा कश्मीर का इशू, जिसे हम POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। सर क्रीक डिस्प्यूट, जो कि गुजरात के एरिया में आता है, गुजरात के रीजन में भी वो आता है। ठीक है, जहां पे गुजरात से बॉर्डर शेयर होता है हमारा पाकिस्तान का, वहां पर एक लाइन है सर क्रीक, जो कि इंडस रिवर के किनारे है, रन ऑफ कच्छ में। तो 96 किलोमीटर की एक वाटर की लाइन है, वहां का डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान का। वहां पे BSF प्रोटेक्शन देती है, लेकिन वो डिस्प्यूट इतना हाईलाइट इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां के जो कंडीशंस है वो बहुत हार्श है। BSF वहां पे अगर पेट्रोलिंग करने भी जाती है तो वहां की कंडीशंस इतनी हार्श है कि वहां पर जो लगी वायर्स हैं वो पिघल जाए, इतनी ज्यादा गर्मी होती है। वहां पे लगी वायर्स जो है वो मेल्ट डाउन हो जाए तो इंसानों का तो क्या है। ठीक है, तो इस तरीके के डिस्प्यूट्स को उतना ज्यादा यहाँ पे नहीं उठाया गया। वही वाटर कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर, जो कि किशन गंगा रिवर और राटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से आया था। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है पहले। ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस जो है वो हमेशा से बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। WTO से हमारा जो एक स्टेटस था मोस्ट फेवर्ड नेशन का, जब उड़ी अटैक हुआ था, मतलब पहले जो है उड़ी अटैक तो सर्जिकल स्ट्राइक बाद में की गई थी, उससे पहले जो बारामूला में अटैक हुआ था, उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस छीन लिया था, जबकि पाकिस्तान ने तो इंडिया को आज तक ही मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया ही नहीं है। फिर भी इंडिया ने दिया था, लेकिन वो वापस छीन लिया गया था। जो उड़ी अटैक हुआ था उससे जस्ट पहले जो बारामूला में स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद छीन लिया गया था। उसके बाद सॉफ्ट डिप्लोमेसी। सॉफ्ट डिप्लोमेसी में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा जो दोनों कंट्रीज के बीच में कॉमन पॉइंट आता है वो है स्पोर्ट्स एक्सचेंज। स्पोर्ट्स एक्सचेंज में भी क्रिकेट का सबसे ज्यादा बोलबाला रहता है इसके अंदर, तो एक वो पॉइंट है सॉफ्ट डिप्लोमेसी। तो वैसे तो बाकी मैक्सिमम इश्यूज ही हैं,
अटल बिहारी वाजपेयी जी थे हमारे प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान की इश्यूज को सॉल्व करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेन सर्विस भी स्टार्ट करी थी। वो खुद उस ट्रेन में लाहौर तक गए भी थे। नवाज शरीफ थे उस समय के प्रधानमंत्री, जिनके साथ ये करने की कोशिश की गई थी। बट उसके बाद से रिलेशंस आज के टाइम पे भी काफी ज्यादा हार्मफुल कह लो या फिर बिगड़े हुए ही। बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ, वो है रिवाइटलाइजिंग इंडियन टॉयज। इंडिया के टॉयज में काफी ज्यादा जो है एक्सपोर्ट में देखा गया है कि वो हम लोग काफी ज्यादा बाहर भेजने लग गए, जबकि इंपोर्ट के मामले में हम लोगों ने गिरावट देखी है। तो अच्छी बात है ये, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा स्टेप्स लिए हैं टॉय इंडस्ट्री को रिवाइटलाइज करने के लिए, बूस्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट यही डिसाइड करती है कि टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज में हम लोग काउंट किए जाएं, और उसके लिए सरकार ने नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज भी लाया था। बहुत अजीब लग सकता है आपको सुनने में, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको ये बहुत अजीब लगेगा कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज तक चल रहा है। काफी बड़ी बातचीत है। तो नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज 2020 में आया था। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडमेड टॉयज के ऊपर आया था, जो कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर के हैंडीक्राफ्ट टॉयज के क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिनसे इनको आगे सेल आउट किया जाएगा। और यहाँ पर ये बोला जा रहा था कि भाई बाकी कंट्रीज जो इतना ज्यादा करती हैं उसको, उसकी डोमिनेंस को खत्म करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। इवन सरकार ने यहाँ पर जो है टॉयज के लिए एक क्लस्टर भी बनाया है, कर्नाटका के कोप्पल में और यूपी में भी। कर्नाटका में 400 एकड़ का क्लस्टर है टॉयज को लेकर के, और 100 एकड़ का यूपी में है। तो इस तरीके से ही एक एक्शन प्लान है। याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा कब आई थी। नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉय भी है, और हमारा इसमें क्या डेटा रहा है, मतलब हमने जो इम्प्रूव किया है या डिक्रीज किया है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में क्या डेटा रहा है, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला है लक्षद्वीप डिजिटल लीप। आप सभी लोग जानते हैं लक्षद्वीप और मालदीव्स का अभी क्या चल रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सभी लोगों ने इतना ज्यादा छाया हुआ है कि हर एक को ना चाहते हुए भी पता चल गया है। तो अभी है क्या कि लक्षद्वीप में आपको पता है कि काफी छोटा सा एरिया है, इसलिए लक्षद्वीप में चाहते हैं कि डिजिटली थोड़ा सा इसको बेटर बनाया जाए, बाकी वर्ल्ड के साथ जोड़ा जाए। लक्षद्वीप काफी अलग से हिस्से में पड़ता है, लेकिन बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है। वहां पर सरकार ने जो है कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन भी स्टार्ट किया है, वहां की कैपिटल कावारती में। ठीक है, कोची कहाँ है? केरला में। केरला से लक्षद्वीप जाने में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन रहेगा, जिससे वहां पे इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी, वहां पे जो है अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। इस चीज को, इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी तो अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज हो जाती हैं। पहली बार लक्षद्वीप में सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल बढ़ाया जाएगा, और लोगों को ये बताया जा रहा है कि वहां पे रहना, वहां पे आना, टूरिज्म, बिजनेस करना आराम से इजी हो पाएगा। मतलब जैसे अंडमान निकोबार है ना, लोग बहुत जानते हैं, पोर्ट ब्लेयर बहुत जाते हैं, रॉस आइलैंड जाते हैं, तो काफी फेमस जगह है। ऐसे ही जो ये वाली प्लेस रहेगी ना लक्षद्वीप, इसको भी वैसा ही डेवलप्ड रूप में बनाना जाएगा। ठीक है। बट एक रीजन ये भी कि लक्षद्वीप में पॉपुलेशन बहुत कम है, दूसरा वहाँ का एरिया कम है। अंडमान निकोबार में बहुत ज्यादा आइलैंड्स है, वहाँ का एरिया बहुत ज्यादा है, जबकि लक्षद्वीप में आइलैंड्स भी कम है और एरिया भी बहुत कम है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, जिसमें यहाँ पर डिजिटली कनेक्शन करने की जो बात है, लक्षद्वीप और कोची सबमरीन को कनेक्ट करने की बात है, ये बोला जा रहा है कि टाइमलाइन में कंप्लीट कर देंगे, जिसमें 1072 करोड़ रुपए लगेंगे, और इसको 1868 किलोमीटर की एक ऑप्टिकल फाइबर लगा के इंटरनेट को यहाँ पर बेटर बना दिया जाएगा, जिसमें डिजिटल इंडिया, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, इन सबको इम्प्रूव करेंगे, जिससे वहाँ का टूरिज्म, एजुकेशन, सारी चीजों को इम्प्रूव मिलेगा। हाई स्पीड जो इंटरनेट है वो प्रोवाइड होगा 4G 5G मोबाइल नेटवर्क्स के थ्रू, और वहां पर ही सारे टेलीकॉम सर्विसेज को इम्प्रूव किया जाएगा। समझे बात को? तो ये है डिजिटल लीप वहां की। इवन वहां पे अब जो वो है ना, अ, जो टाटा कंपनी है, उन्होंने भी यहाँ पर बोला है कि हम लोग ताज बनाएंगे, दो डिफरेंट डिफरेंट विलास बनाएंगे यहाँ पर, ताकि एक बेटर अच्छे तरीके से वहां पर और बढ़िया तरीके से वहां पर खोला जा सके, वहां पे लोग भी खूब अच्छे से आ सके, और उनको भी वहां पर बहुत अच्छे से एक एनवायरनमेंट मिल सके। तो ये भी यहाँ पर डिसाइड किया गया है। ओके, समझे भाई इस पूरी बात को? ये वाले पॉइंट आपको क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है भाई। ये सब चीजें मतलब आपको, क्योंकि लक्षद्वीप देखो अब यार न्यूज में है, तो लक्षद्वीप से सवाल आना बनता भी है। मैं भी चाहूंगी कि लक्षद्वीप से जरूर सवाल बने, क्योंकि टॉपिक ही अपने आप में इतना ज्यादा न्यूज में है, तो वो बनना भी चाहिए सवाल उस पर, राइट। जैसे लक्षद्वीप का एरिया कितना है, वो कोरल रीफ से बना है, प्रवाल भित्ति कहते हैं उसको इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में। तो प्रवाल भित्ति से वो उसका पूरा डेवलपमेंट हुआ है।
तो ये बातें जो है ना सारी, ये सब हमको एग्जैक्टली ऐसे ही पता होनी चाहिए। ठीक है। तो कोरल रीफ्स बहुत जो पूरा एरिया है लक्षद्वीप का, वो बना भी कुछ इसी टाइप से ही है। कम आइलैंड्स हैं, लेकिन जितने भी आइलैंड्स हैं वहां पे काफी अच्छी डेवलपमेंट की जा सकती है। जैसे अभी यहाँ पर एक ऑप्टिकल फाइबर आएगा तो इंटरनेट कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, लोगों का जाना इजी होगा, ट्रैवल करना इजी हो जाएगा। तो वैसे ही ये इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होगी जब टूरिज्म बढ़ना शुरू। लास्ट आते हैं चीता एट रिस्क। अभी हाल फिलहाल में चीता जो है आईयूसीएन की स्टेटस में वल्नरेबल आते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा क्यों है? क्योंकि काफी ज्यादा देखा गया है कि जो चीता है उनको वल्नरेबल से हटा के एंडेंजर्ड कर दिया जाए। ठीक है, तो ऐसा बोला गया है, रिक्लासिफाई कर दिया जाए इस पूरे को। और इसी में ये बोला जाता है कि भाई ये जो चीता है इनकी आपस में दूसरी जगह से इसको इंडिया में भी लेकर के आया गया, इसकी ट्रैफिकिंग भी काफी ज्यादा की जाती है। और ऐसा बोला गया है कि काफी ज्यादा ट्रैफिक, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इनको जबरदस्ती लेके आना, वो वाली चीजें काफी ज्यादा देखी गई हैं। तो ट्रैफिकिंग भी काफी ज्यादा है, उनके कब्ज जो होते हैं उनकी भी ट्रैफिकिंग है। इंडिया ने भी काफी ज्यादा चीता को कंजर्वेशन किया है, जैसे कि हम लोगों ने चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें हमने जो है 8 चीता नामीबिया से मंगाए थे, 12 साउथ अफ्रीका से। वो बात अलग है कि हम लोगों का उन चीता को हम संभाल नहीं पाए और उसमें से बहुत सारे चीता की डेथ हो चुकी है। ठीक है, इसके लिए बोल रहे हैं कि हाई लेवल स्टेयरिंग कमेटी बनानी चाहिए, चीता रिसर्च सेंटर, प्रोटेक्शन फोर्स होनी चाहिए, और ऑल्टरनेटिव हैबिटेट्स होने चाहिए। जैसे इंडिया में तो ये बोला गया था कि कोनो नेशनल पार्क है ना जो मध्य प्रदेश का, वो प्रॉपर इसके लिए बनाया गया, लेकिन ऑल्टरनेट हैबिटेट्स भी होने चाहिए। ये अथॉरिटीज कह रही है कि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंबल रिवर वैली भी एक चीता के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। राजस्थान का मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। ये सब एरियाज और अच्छे हो सकते हैं जहाँ पे चीता को रिलोकेट किया जा सकता है। ठीक है, आज के क्वेश्चन देख लो। बीमा वाहक इनिशिएटिव बाय आईआरडीएआई। आईआरडीएआई क्या चीज का चैनल होता है? वो होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस के ऊपर पूरा काम देखता है। तो ये जो है पूरा एक, ये बीमा वाहक इनिशिएटिव है। मतलब कि इस पूरे में यहाँ पर बीमा को है वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी के रूप में बनाया जाएगा, इंश्योरेंस इंक्लूजन होगा। इंश्योरेंस का क्या फायदा होता है वो भी ये देखेगा। इसका पता है क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। 47 क्यों चूज किया? क्योंकि आजादी को 100 साल हो जाएंगे। तो बीमा वाहक पूरा आईआरडीआई ने स्टार्ट करा है, जिसके अंदर पूरा एक तरीके से आप यूं कह लो कि इंश्योरेंस सबको मिलनी चाहिए, उसके ऊपर इसको स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये वुमेन सेंट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ताकि वुमेन को यहाँ पर पूरी तरीके से अपॉर्चुनिटीज मिले। बीमा विस्तार का ही एक पॉइंट है। इंश्योरेंस को पूरे इंडिया में असेसेबल होना चाहिए और हर एक को यहाँ पर कनेक्शन मिलना चाहिए। और ग्राम पंचायत जैसे एरिया में भी यहाँ पर ये पूरा सॉल्यूशन सबको मिलना चाहिए। जबकि मैं आईआरडीएआई की बात करूं, तो आईआरडीएआई जो है वो 1999 में बनी थी, ताकि इंश्योरेंस को जो है वो पूरा देखा जा सके। और ये आईआरडीएआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है। ठीक है, तो ये सब फैक्ट भी आपको दिमाग में रखनी है सारे। अगला आता है भाई ए हेल्प। ए हेल्प यहाँ पर क्या है? ए मतलब एनिमल्स हैं। एनिमल्स के एनिमल टैगिंग, उनका लाइफ स्टॉक, उनका डिजीजेस देखने के लिए ए हेल्प प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। विमेन को यहाँ पर और ज्यादा इंक्लूड किया जाएगा इस प्लान में, जो कि इनका स्टार्ट हो चुका है। और ए हेल्प प्रोग्राम विमेन को डिजीज कंट्रोल में हेल्प करवाएगा। और साथ ही साथ ये जो प्रोग्राम है ये काफी स्टेट्स में आ चुका है जहाँ पे लाइफ स्टॉक ज्यादा है, जहाँ पे अच्छी खासी लाइफ स्टॉक है। बिहार, गुजरात, जम्मू, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड। सबसे पहली बार ये झारखंड में आया था। ठीक है, तो ये ए हेल्प प्रोग्राम इसीलिए था। ए से एनिमल याद कर लीजिएगा, एनिमल मतलब लाइफ स्टॉक पूरा, पशुधन, उनका बीमा कराना, उनके रोग नियंत्रण, वहां पे टैगिंग करना, उन सब चीजों के लिए किया जाएगा। और आज का जो हमारा मेंस का क्वेश्चन है वो भी कुछ ऐसा ही है। बीमा बीमा वाहक इनिशिएटिव जो स्टार्ट हुआ, पहले उसके बारे में बताना है, फिर आपने बताना है ए हेल्प प्रोग्राम। तो आपने ये चीज कॉमन देखी होगी कि दोनों ही इनिशिएटिव्स में महिलाओं का योगदान बताया गया है। दोनों में ही कहीं ना कहीं फीमेल पार्टिसिपेशन के बारे में बताया। तो फीमेल पार्टिसिपेशन के बारे में बताया, इसका मतलब ये है कि दोनों में विमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है। तो आपको भी वही चीज बतानी कि इस सब चीजों से विमेन एम्पावरमेंट कैसे इंप्रूव हो सकता है रूरल एरियाज में। आप ये दो के बारे में समझाओगे पहले, फिर आप विमेन का इसमें योगदान बताओगे, पार्टिसिपेटरी बताओगे, सहभागिता बढ़ रही है,
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ रही है, वो सब आप बताते चलोगे। तो ये सब आप एक्सप्लेन करोगे एक एक करके कि ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पर होती हैं। राइट एवरीवन? तो इस तरीके से आप पूरे को एक्सप्लेन करोगे अपने आंसर्स को, और ये आपको पूरा का पूरा जितना भी मैंने बताया है कैसा लगा, समझ में कितना आया, कैसा था, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसको सुनने से ना बहुत ज्यादा एक मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने की। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही सब लोग मुझे बताइएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।